Good afternoon, students. Now we start the class. हम इलेक्शन कमीशन मोस्टली कवर कर चुके हैं. अब इलेक्शन कमीशन के कुछ शॉर्ट टॉपिक्स रहते हैं जो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे. उसमें से फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं. तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान में वर्णित अधिनियमों के तहत इसे एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया है. कि संविधान में वर्णित आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है. और इसकी नियुक्ति, सेकंड चीज इसमें आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूट है ये, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत इसकी व्यवस्था की गई है. तो इसकी नियुक्ति भी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. कि इनकी अपॉइंटमेंट लेजिस्लेटिव सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सिस्टम के हाथ में नहीं दी गई है, कार्यपालिका या विधान पालिका के हाथ में नहीं दी गई है. राष्ट्रपति स्वयं अपॉइंट करता है इन्हें. थर्ड चीज इसकी संवैधानिक प्रावधान की आती है कि अपॉइंट करता है, उसी तरह से इनको कोई मनमर्जी से हटा नहीं सकता है. इन्हें हटाया सिर्फ जा सकता है संसद में महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है. और महाभियोग की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है. ये नहीं है कि कोई कार्यपालिका अगर किसी चुनाव आयुक्तों को पसंद नहीं करती है तो अपनी मर्जी से उसे हटा सकती है. महाभियोग के लिए उसे पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ता है दोनों संसदों. तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है. नेक्स्ट है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी इस रेपुटेशन को या फिर इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान रखा गया है. कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान कैसे हैं कि योग्यता उनकी तरह निर्धारित नहीं की गई है, सिर्फ हटाने का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला ही है. और दूसरा, इनका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा ही होता है. इन्हें और दूसरी जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट दी जाती है. नेक्स्ट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जो चीज प्रूव करती है वो है कि जब इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उनकी आयु का जो कार्यकाल है, उस दौरान इनके कार्यकाल में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन होता है कि कोई भी एक ऐसा परिवर्तन नहीं, चेंज नहीं किया जा सकता है जो इनके किसी भी प्रकार के बेनिफिट को डिडक्ट करते हो, लाभों को कम करते हैं. और लास्ट चीज इसमें आता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो इंडिया के फंड से दी जाती है. जो फंड, जिस फंड से हम सुप्रीम कोर्ट या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉन्स्टिट्यूशनल फंड जो होते हैं ना, उसके तहत इन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है. और इसीलिए एक स्टेटमेंट निर्धारित की गई है कि 28 अक्टूबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात से संबंधित चुनाव या उससे संबंधित इश्यू का जो मुद्दा उठाता है, जो निर्णय लिया था, उसके तहत ये वर्णन किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्मित एक संस्था है जो अनुच्छेदों से बंधी नहीं हुई है, बल्कि यह संविधान के नियंत्रण में है. कि जरूरत के हिसाब से इसके आर्टिकल्स को अमेंडमेंट या मॉडिफाई किया जा सकता है. यह एक संवैधानिक संस्था है, सिर्फ संविधान के नियंत्रण में. तो ये है, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है इलेक्शन कमीशन के. तो ये है इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. इसी तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो है सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स, और इस रिफॉर्मिंग में आता है कि इलेक्शन कमीशन का जो या इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है उससे संबंधित रिफॉर्म्स के लिए क्या सजेशन दिए गए हैं.
तो उसके स्ट्रक्चर के लिए कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करें, क्योंकि इनकी कोई एलिजिबिलिटी योग्यता तो निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी प्राइवेट या सरकारी संस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है या जो अपने फील्ड में अच्छा काम करता है उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इसके लिए रिफॉर्म का एक सजेशन आया था कि ऐसे कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त ना करके एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जानी चाहिए। और उस कमेटी के सदस्य कौन कौन होने चाहिए? प्राइम मिनिस्टर खुद, दूसरा मेंबर होगा अपोजिट पार्टी का लीडर, और तीसरा मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। कि ये तीनों सदस्य होंगे उस समिति के, और इस समिति के माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए। दूसरी बात इसमें कही गई थी कि कोई भी, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, चाहे रिसेंटली है या फिर रिटायर्ड हो गया है, उन्हें मोस्टली अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर। तो उन्हें अपॉइंट ना करके रिसेंटली जो जज है, चाहे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या रिटायर हो चुका है जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें अपॉइंट किया जाना चाहिए। थर्ड सजेशन दिया गया था कि जब ये रिटायर हो जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्हें फिर फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट, लाभ का पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता। लाभ का पद होता है दोबारा से किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष निर्वाचित ना किया जाए। नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल पे जब इलेक्शंस की बात आती है, तो स्टेट के इलेक्शंस को भी ऑर्गेनाइज यही इलेक्शन कमीशन करता है। 3 सदस्य जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में। तो राज्यों के लिए, स्टेट के लिए अलग से इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो ये इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का, उसके बर्डन को कम किया जा सके और ज्यादा फेयरली इलेक्शंस हो सके स्टेट। नेक्स्ट बात कही गई थी कि इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्यीय दर्जा प्रदान किया गया है, कि मल्टी मेंबर्स का दर्जा प्रदान किया गया था 1993 के अमेंडमेंट से परमानेंटली। तो इसे 3 से, कि 3 सदस्य है इलेक्शन कमीशन, इसे 3 से 5 सदस्य बना देना चाहिए। कि और कि जो वर्कलोड है या फिर जिस हिसाब से इलेक्शन का सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, 2 सदस्यों की संख्या और बढ़ानी चाहिए। और इसी तरह की रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशंस का नाम आता है तारकुंडे समिति की रिकमेंडेशंस। और ये तारकुंडे समिति आपको मैं बता चुकी हूँ, 1974 में तारकुंडे समिति एक एनजीओ, गैर सरकारी संस्था के द्वारा तारकुंडे समिति का निर्माण हुआ था। और ये प्रभावित थी 1974 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से, जिन्होंने 2 मेजर रिकमेंडेशंस दी थी। एक रिकमेंडेशन तो उनकी यही थी, राज्यों के लिए अलग से इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। और दूसरा, जो सेंटर का, जो मीन्स जो सेंटर का लगाओ, स्टेट का लगाओ, हमारा एक ही इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें एक के बजाय 3 सदस्य, और उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक समिति से सिफारिश लेनी चाहिए। और उस समिति के सदस्य वही बताए इन्होंने भी, कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ऑपोजिट पार्टी का मेंबर होना चाहिए, और चीफ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन इस चीज को अब तक इम्प्लीमेंट दोनों को ही नहीं किया गया। तो ये थे वो रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशंस को लेके, वो रिफॉर्म सजेशंस जो उसके इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर को लेके किए गए थे, कि संगठन के ढांचे को लेकर जो रिफॉर्म्स के सजेशंस दिए गए। नेक्स्ट करते हैं चुनाव अभियान विधियां, कि इलेक्शन के दौरान कौन कौन से वेज या मींस अडॉप्ट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने बातों को अच्छे से जनता के सामने रखने के लिए, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट मीन आता है या फर्स्ट सोर्सेज आता है मैनिफेस्टो ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र। कि जब भी चुनाव होता है ना, तो चुनाव से पहले कोई भी, चाहे नेशनल पार्टी है चाहे रीजनल पार्टी है, सब अपने मैनिफेस्टो पब्लिश कराती है। और उस मैनिफेस्टो में उनकी सारी नीतियां, एक तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन होता है उनकी पार्टी का, कि उनकी पार्टी का गठन कब हुआ, किसने किया, उनकी पार्टी किस चीज में विश्वास रखती है।
फिर उसके बाद उनके मैनिफेस्टो में उन सारे कार्यक्रमों का वर्णन होता है कि अगर हम इलेक्शन जीते हैं तो हम इन चीजों में विश्वास रखते हैं, हम ये कार्यक्रम करेंगे, हम इन पॉलिसीज को लागू करवाएंगे, वो सब कुछ। जैसे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी का जब मैनिफेस्टो आया था बीजेपी का, उस टाइम से बीजेपी के मैनिफेस्टो में दो चीजें इंक्लूड थी। एक, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना, और दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो दोबारा से फिर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उस टाइम पे जो इलेक्शन हुए थे, तब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था, तो दोबारा से उन चीजों को शामिल किया गया था। और उस मैनिफेस्टो की इन दो महत्वपूर्ण घोषणाओं या कार्यक्रमों को 2019 में कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ इलेक्शन प्रपोजल्स, इलेक्शन रैलीज, कि सारे रैली करवाते हैं ना सारी पॉलिटिकल पार्टियां टाइम टू टाइम, कि इसमें समझाने का कुछ नहीं है कि अपने उद्देश्यों को, अपनी नीतियों को, या अपने मैनिफेस्टो की उन घोषणाओं को विस्तृत रूप से जनता के सामने रखने के लिए ये रैलियां करते हैं, जिनमें इनके सर्वोच्च पार्टी के अध्यक्ष या नेता भाग लेते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है स्लोगन्स, कि स्लोगन्स बहुत बार इंडिया में लोकसभा के चुनाव के दौरान, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये देखा गया है कि कुछ स्लोगन्स बहुत फेमस हुए थे। जैसे 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी का स्लोगन था गरीबी, बहुत प्रभावशाली रहा था और कांग्रेस को जीत भी दिलाई। उसके बाद 1977 में एक स्लोगन आया था इंदिरा हटाओ, क्योंकि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था ना 1971 में इंदिरा गांधी ने, वो एक तरह से लगा सबको सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, कि 75 में एक तरह से उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी वो डिक्टेटरशिप घोषित की थी। तो 77 के इलेक्शन में नारा लगाया गया था इंदिरा हटाओ का, और तब भी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी। फिर 1980 में दोबारा से, क्योंकि वो सरकार चल नहीं पाई थी, 79 में अबोलिश हो गई थी, तब बहुमत खो दिया था उन्होंने, तो 1980 में दोबारा से इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस ने फिर से नारा क्या दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। तो इसी तरह के टाइम टू टाइम पे बहुत ऐसे फेमस नारे हैं जो किसी भी पार्टी को चुनाव में महत्वपूर्ण सफलता दिलवाते हैं। जैसे 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पार्टी का नारा था राष्ट्रवाद, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो नारे भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इलेक्शन में। नेक्स्ट है झंडे एवं बैनर, झंडे एवं बैनर की जहां भी पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कहीं किसी भी दुकान पे, व्हीकल पे, सब जगह झंडे बैनर्स लगे हुए मिलते हैं। फिर है लाउड स्पीकर्स की, गाँव में, सड़कों, मोहल्लों में चुनाव प्रचार के लिए, जैसे रिक्शा में, ऑटो में लाउड स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट होती रहती है ना, तो ये तरीका अपनाती है पॉलिटिकल पार्टी। फिर है पब्लिसिटी बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, की ये सारे तरीके भी अपना के रैलियां भी करते हैं, फ्लैग बंटिंग्स भी करते हैं, लाउड स्पीकर्स पे भी अपना प्रचार प्रसार रखते हैं। उसके साथ साथ पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं या खुद वो नॉमिनी जो उस सीट से उठा है इलेक्शन के लिए, वो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के लोगों से व्यक्तिगत रूप से घर घर जाके भी मिलते हैं ना सब लोगों से, कि हमें वोट देना, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आपके सहयोग की जरूरत है, वो सारी चीजें भी सारे हथकंडे अपनाते हैं। प्रेस एंड समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में भी इनके आर्टिकल्स आते हैं, वोट डालने की अपील की जाती है। नेक्स्ट है रेडियो टेलीविजन। हाँ बोलो बेटा। बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अंकिता। बेटा चैट बॉक्स में राइट डाउन कर दो, आपको कुछ कहना है।
नेक्स्ट आता है रेडियो टेलीविजन के माध्यम से भी चुनाव प्रसार खूब जोरों शोरों से किया जाता है। तो ये सारे वो टेक्निक्स, वो मीन्स या फिर वो सोर्सेस हैं जिनके द्वारा कि चुनाव प्रसार किन किन साधनों को यूज करके किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर उसमें कुछ कमियां थी जो इलेक्शन कमीशन में, उसको लेके रिफॉर्म सुधार की क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई थी, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हम इलेक्शन कमीशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वोटिंग बिहेवियर, कि वोटिंग बिहेवियर क्या होता है। वोटिंग बिहेवियर क्या होता है कि जो वोट डालते हैं ना हम, कि किसी भी इलेक्शन में या किसी भी चुनाव में व्यस्त जो मताधिकारी जिनके पास होता है, वो व्यक्ति जो वोट डालते हैं, तो उसके वोट को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। कि हम वोट डालने जाते हैं तो हम इसकी हम बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, कौन सी चीज प्रभावित करती है कि हम ये निर्धारित कैसे करते हैं कि हमें किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट डालना है। इसे ही वोटिंग बिहेवियर कहा जाता है। और इस वोटिंग बिहेवियर को मेजरमेंट सबसे पहले फ्रांस में किया गया था, और फ्रांस के बाद ब्रिटेन में, अमेरिका में वोटिंग बिहेवियर को मेजरमेंट किया गया था। और आजकल तो एक नई टेंडेंसी या पॉलिटिकल साइंस में या इलेक्टोरल सिस्टम में एक नया एस्पेक्ट आ गया है कि इलेक्शन कमीशन की सक्सेसनेस और इलेक्शन में किसी भी पार्टी की सक्सेसनेस को इस चीज से जांचा जाता है कि जिस रीजन से वो इलेक्शन हो रहा है या जहां से वो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहा है, वहां के लोगों का वोटिंग बिहेवियर क्या है, कि वो किस चीज से प्रभावित होते हैं, और उन्हीं को उसी मुद्दों से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, जिससे कि उनका मत वो प्राप्त कर सके। तो अब बात आती है भारत में वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की। इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं वोटिंग बिहेवियर को। तो फर्स्ट आता है कास्ट। तो मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारत राजनीति में जाति सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और जाति पहले से राजनीति से अधिक की इंडिया में है ना। एक तरह से मॉरिस जोन्स ने कोटेशन दी थी, मॉरिस जोन्स ने एक बुक भी लिखी थी, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में पूरी की पूरी राजनीति जाति पर निर्भर है, और हमारे यहाँ ऐसे होता भी है कि जैसे एक आम भावना में एक जैसे एक स्लोगन फेमस है, जात की बेटी जात को, जात का वोट जात को, कि हम ये बिलीव करते हैं कि अपने कास्ट के उम्मीदवार को जो वो हमारा ज्यादा हितैषी है, उसे हम अपना मानते हैं, तो उसे वोट दिया जाना चाहिए, कि आंख बंद करके हम उसे वोट देते हैं। और ये जो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स है, ये सेंट्रल इलेक्शन के कंपैरिजन, केंद्र के चुनाव के कंपैरिजन जो स्टेट के चुनाव होते हैं तब सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और इसी वजह से जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वो ज्यादा से ज्यादा कास्ट पे ही बनी है। वो क्षेत्रीय दल की उनका उद्भव ही, ओरिजिन ही कास्ट पे हुआ है, कास्ट बेसिस पे हुआ है, और इसीलिए वो अपने एरिया में ज्यादा प्रभावशाली भी होते हैं। नेक्स्ट आता है रिलीजन, की रिलीजन के बेसिस पे भी इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे बीजेपी को क्या माना जाता है, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, कि सबसे ज्यादा, जैसे कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो उस विभाजन के दौरान भी बहुत से राजनीतिक दल उस विभाजन का फायदा उठाने के लिए उन्होंने उस हिंदुत्व का जामा पहना था, या फिर वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करने के लिए। जैसे केरल में हमेशा से कम्युनिस्ट का आधिपत्य रहा है, तो वहां जो कांग्रेस की पार्टी या फिर बीजेपी का इतना आधिपत्य ना हो, कि साम्यवादी दल का ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है वहां। जिस तरह पश्चिमी बंगाल में जैसे ये टीएमसी की पार्टी का जो है, ये भी एक कम्युनिस्टी विचारधारा की कांग्रेसी पार्टी है।
इसी तरह से मुस्लिम लीग पार्टी थी, या फिर पंजाब की अकाली दल की पार्टी थी। अकाली दल की पार्टी जो एक तरह से अलगाववादी पंथ के पंजाबी जो व्यक्ति होते थे, या फिर हम आरएसएस मेंबर्स को जो माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, शिवसेना है, ये सारे एक धर्म पर आधारित संगठन ही है जिन्होंने राजनीतिक दलों का रूप ले लिया है। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्थिति की। इकोनॉमिक कंडीशन भी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मत प्राप्त करती है या उसके अगेंस्ट वोटिंग की जाती है, तो वो भी इस चीज पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित होती है, क्योंकि इलेक्शन में पैसा जो ज्यादा अच्छे से समायोजित तरीके से यूज कर सकता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन उसी के फेवर में होते हैं या वोट उसी के फेवर में होते हैं, और हर बार ये प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप की सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध का मतलब है परिवार या रिश्तेदारी। अगर हमारे परिवार का रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार, चाहे दूर दूर का ही कोई रिश्तेदार हो, इलेक्शन में खड़ा है, तो हम उसको डायरेक्ट जानते नहीं, उस रिश्तेदार को सिर्फ हमारा दूर का कोई रिश्तेदार है तो नहीं, हमारा वो रिश्तेदार है, हम उसका चुनाव प्रचार भी करते हैं आंख मूंद के, चाहे वो बाद में हमारे कुछ भी काम ना आए, हमें खुद इस चीज का रहे कि नहीं हमने अपना वोट मिसयूज किया है, लेकिन हम उस परिवारवाद, उस सोशल रिलेशन के प्रेशर में आके अपना निर्णय लेते हैं या अपना वोट उसको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि वोटिंग बिहेवियर को पर्सनैलिटी भी बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व हम मानते हैं, इंदिरा गांधी का मानते हैं, उसके बाद 2014 में जब मोदी जी का माना गया था कि मोदी के नाम पे ही अब स्टेट्स में भी जैसे मोदी के नाम पे ही वोट मांगे जाते हैं। किसी भी स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार बननी होती है, पहले से सीएम अनाउंस ही नहीं होता है, वोट किसके नाम पे मांगे जाते हैं, कार्यकर्ताओं के, मोदी के नाम पे, क्योंकि एक ऐसा पर्सन है बीजेपी की पार्टी का, एक ऐसा फेस है जिसको लोग पसंद करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है वोटिंग। नेक्स्ट है पार्टी आइडेंटिफिकेशन। पार्टी आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो उस पार्टी का एक स्पेसिफिक कि वो जिस क्षेत्र में प्रभावशाली है, जैसे टीएमसी पश्चिम बंगाल में है, हमारे यहाँ अगर हरियाणा में टीएमसी का कोई उम्मीदवार आ जाए तो यहाँ उसका कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता, या है ही नहीं, उसका ओरिजिन ही नहीं है। तो हमेशा कुछ विशेष दल ही हर जगह प्रभावी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है लीडरशिप कि लीडरशिप में जैसे कि पहले 3 लोकसभा के चुनाव थे, तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी उस पे किसी को कोई डाउट नहीं था, सब उनका अनुसरण करने के लिए तैयार रहते थे। उनके बाद फिर जैसे लाल बहादुर शास्त्री की लीडरशिप पे बिलीव किया गया, फिर इंदिरा गांधी की लीडरशिप पे, इसी तरह से वाजपेयी जी की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल माना जाता था, फिर सोनिया गांधी के लीडरशिप में, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, तो 2014 में हम मोदी जी का एग्जांपल देखते हैं उनकी लीडरशिप में कि 2019 का इलेक्शन भी 14 की उनकी लीडरशिप की सक्सेस की वजह से ही जीत को प्रदर्शित करता है उन्हें। तो हम ये मानते हैं कि 2014 में जो आया था, इतना अच्छा शासन व्यवस्था थी, सारे सीट दी थी, तो हमने 2020 में उन्हीं को देख के वो अपना वोट डाले। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव स्लोगन्स। अब स्लोगन्स जैसे चुनाव प्रचार की विधियों में पीछे भी बताए गए थे ना, जैसे 1971 में कांग्रेस ने दिया गरीबी हटाओ, 77 में फिर जैसे कि 75 की इमरजेंसी लगी तो अपोजिट पार्टी ने दिया इंदिरा हटाओ, तो उस नारे ने बड़ा काम किया, कांग्रेस की हार हुई। फिर वो सरकार नहीं चली क्योंकि वो 5 पार्टियों की मिली जुली सरकार थी, विवाद हुए, बहुमत खत्म हो गया, नहीं चली, तो 1980 में कांग्रेस ने दोबारा से नारा दिया कि इंदिरा लाओ देश बचाओ। इसी तरह से 17वीं लोकसभा में बीजेपी की सरकार ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विश्वास, कि ये लुभावने नारे हमेशा काम करते हैं, जनता को आकर्षित करते हैं, वोट दिलवाते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि हमेशा सरकार का स्थायित्व डिपेंड करता है उसके बहुमत पर, कि जिसको पूर्ण बहुमत मिला होता है उसकी सरकार एक तरह से
5 इयर्स के लिए स्थायी होती है, उसे डर नहीं होता बहुमत खोने का। लेकिन जब भी ज्यादा गठबंधन की ज्यादा पार्टियों को मिला के गठबंधन की सरकार जब बनाई जाती है, तो वो गठबंधन की सरकार स्थायी नहीं होती। और इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं इंडियन हिस्ट्री में। जैसे सबसे पहले 77 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन वो नहीं 2 ही साल तक वो रही थी, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी की 1996 की 13 दिन की ही सरकार बनी थी। 98 में फिर गठबंधन की आई थी, 9 में गठबंधन की आई थी। अब तो हम ये माने कि 14 में भी गठबंधन की थी, अब भी गठबंधन की एनडीए की पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिला हुआ है। उसके साथ साथ जो 12-13 पार्टियां हैं वो एज एडिशनल उसके साथ इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है पार्टीज आइडियोलॉजी प्रोग्राम एंड पॉलिसी, दलीय विचारधारा। दलीय विचारधारा कि इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन से पहले प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो पब्लिश कराती है ना, और उस मैनिफेस्टो को रिलीज भी किया जाता है कि बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और तब उस मैनिफेस्टो को रिलीज किया जाता है। उसके चेयरमैन या फिर उनका जो मे बी फ्यूचर का जो फेस होता है प्राइम मिनिस्टर या सीएम का, उसके हाथों से उसको पब्लिश कराया जाता है। तो उस मैनिफेस्टो में वो अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी का वर्णन करते हैं, अपने प्रोग्राम्स का, कि अगर हमारी पार्टी जीती तो हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे कि 16वीं लोकसभा में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ना कि काला धन, विदेशों से काला धन वापस लेके आएंगे, सबके अकाउंट में इतने इतने पैसे आएंगे। तो उसने बड़ा प्रभावित किया लोगों को, बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, वोट दिलाने के लिए। नेक्स्ट है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की प्रकृति। क्षेत्रवाद की प्रकृति का मतलब है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, स्टेट्स में जो पार्टियां हैं वो अपने क्षेत्र में ज्यादा प्रभुत्वशाली है। जैसे हरियाणा में इनेलो को माना जाता था, अब जैसे जजपा है, असम में असम गण परिषद है, पंजाब में अकाली दल है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके है, पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। तो जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व होता है, और ये प्रभुत्व इनको फिर लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तब भी इन्हें सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और फिर ये लोकसभा की सीटें जीत के केंद्र सरकार के निर्माण में गठबंधन की सरकार को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हम जब वोट डालते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि सेंटर का लोकसभा का इलेक्शन है या हमारी हरियाणा की विधानसभा का इलेक्शन है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जनता का वोटिंग बिहेवियर इस चीज से प्रभावित होता है कि हमारे क्षेत्र की प्रभावशाली राजनीतिक दल कौन सा है, कि हमारे क्षेत्र को कौन अच्छे से जानता है, किसका प्रभुत्व है यहाँ। और वही हम ये ओपिनियन माइंड ऑफ ओपिनियन रखते हैं कि जहाँ इसका प्रभुत्व है वही हमें अच्छे से जानते हैं, वही हमारी भलाई के लिए नीतियां या कार्यक्रम लागू करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक साधन, कि आर्थिक साधन क्या है, कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास इनकम सोर्सेज ज्यादा होते हैं, या जिसके उम्मीदवार, एक तरह से ये माना जाता है कि उम्मीदवारों का बैंक बैलेंस या जो जनता की सुविधाओं, जैसे कि बहुत सारे समाज सेवी होते हैं पहले और फिर राजनीतिक दल बन के टिकट लेके चुनाव लड़ लेते हैं। तो समाज सेवा किससे की जाती है? पैसे से की जाती है। वो अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को एस्टेब्लिश करने के लिए समाज सेवा शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है दल अथवा प्रत्याशी के जीत की संभावना, कि हम इस चीज को भी वोट डालते वक्त देखती है जनता कि किसका रुझान अच्छा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो अपने वोट को जाया ना करके उसी को वोट ज्यादा दी जाती है। जैसे मोदी लहर नाम का वर्ड आया था ना कि मोदी लहर चल रही है, तो सब उस लहर में बह गए, सभी ने उसी को वोटिंग की। नेक्स्ट है इलेक्शन कंपेनिंग। इलेक्शन कंपेनिंग की चुनाव प्रचार, इलेक्शन के दौरान कई बार ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि हम सोच लगता है किसी और पार्टी की, लेकिन जीत किसी दूसरी पार्टी की होते है। वो प्रभाव होता है इलेक्शन कंपेनिंग का, कि चुनाव के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है दूसरों के सामने। तो वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी इस चीज को प्रदर्शित करता है कि चुनाव में किसकी जीत होगी।
तो इलेक्शन में इसकी जीत या वोट प्राप्त करने का महत्व उस चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है प्रेस और मीडिया, की प्रेस और मीडिया, न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की छवि को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कि इलेक्शन के दौरान जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं वहां बहुत सारे पॉलिटिशियंस या एनालिसिस को बैठाया जाता है, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके ओपिनियंस, उनके लेख, उनके लेक्चर्स को इंक्लूड किया जाता है, जो चीज इस चीज को प्रदर्शित करती है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी किस बेटर तरीके से क्या चीज प्रेजेंट करना चाहती है, और सब उसको देखते हैं, सुनते हैं और उस चीज से प्रभावित होकर भी अपना वोट डालते हैं। और लास्ट आता है तात्कालिक विषय। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? अगर आपको बोलना है, कुछ पूछना है तो बोलो। घर पे दूसरे फैमिली मेंबर्स की साउंड भी आती रहती है, कम से कम इतना तो ध्यान रखा करो ना कि माइक म्यूट करके रखो अपना। इमीडिएट इश्यूज क्या होते हैं? चुनाव के दौरान तात्कालिक जो घटनाएं हुई है, जैसे कि 19 के इलेक्शन से पहले पुलवामा का जो घटना हुई थी, उसी तरह से 77 के इलेक्शन में कांग्रेस की हार क्यों हुई थी? क्योंकि 75 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी। उसी तरह से फर्स्ट टाइम जब राजीव गांधी की सरकार आई थी तो वो किस पहलू से आई थी? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो उसके बाद 1984 के जो इलेक्शन हुए थे तो इंदिरा गांधी की हत्या, वो सहानुभूति उसको मिली थी। उसी तरह से 91 के इलेक्शन के मुद्दे में बाबरी मस्जिद को जो ढहाया गया था, जहां पर अब अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो मुद्दा हावी रहा था। तो जो पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों को क्या, एक आसान लैंग्वेज में कहा जाता है ना, कैश इन इश्यूज, की जिस इश्यू को कैश कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने में समर्थ होती है। जैसे कि 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस के बहुत सारे जो एमपी एमएलए थे वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे। तो 2014 में बीजेपी ने एक फंडा अपनाया था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबने स्विट्जरलैंड में बाहर पैसा जमा करवा रखा, वो जनता का पैसा है, तो बाहर जो विदेश में जो ब्लैक मनी है वो वापस लेके आया जाएगा। तो वो इमीडिएट इश्यू सक्सेसफुल रहा और उसे जीत प्राप्त हुई। तो ये सारे वो ओपिनियंस या वो आइडियाज हैं जो किसी भी वोटर के माइंड में रहते हैं या फिर किसी भी वोटर को मेंटली अफेक्ट करते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दे। इसे ही वोटिंग बिहेवियर कहा जाता है। और वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के इंडिया में क्या क्या सोर्सेज हैं या फिर क्या क्या रीजंस हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए। अब अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछो बेटा।